हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ आज सॉफ्ट स्किल का यूनिट 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा यूनिट है। और यूनिट में केवल 3 टॉपिक हैं। 3 में से अगर आप 2 भी तैयार करेंगे तो देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें ले चलते हैं आपको सिलेबस की दुनिया में। सिलेबस में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर, यानी कि लीडर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या जरूरत है, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग की क्या जरूरत है। फिर एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, ये भी इसी से मिलता हुआ है। मैनेजिंग स्ट्रेस टेक्निक्स एप्लीकेशन ऑफ 4 A's। अब इसमें क्या है कि स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करेंगे, ये दूसरा टॉपिक है। स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स यानी कि 4 A's, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं लीडरशिप क्या होती है। देखिए आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको कुछ लीडरशिप की डेफिनेशन देना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो देखिए लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक कॉन्टेस्ट नहीं है। कॉन्टेस्ट का मतलब है एक प्रतियोगिता नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा लंबी गाड़ी है, ज्यादा बड़े बंगला है, ज्यादा बैंक बैलेंस है तो वो लीडर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीडरशिप एक कॉन्टेस्ट नहीं है। कॉन्टेस्ट का मतलब कोई प्रतियोगिता नहीं है अमीर बनने की, कोई प्रतियोगिता नहीं है पावरफुल बनने की, बट एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए आप कीवर्ड याद रखिएगा, 2 ही कीवर्ड हैं यहाँ पर, एक कॉन्टेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन रही, इसे जरूर लिख कर आइएगा। क्योंकि लीडरशिप, देखिए यूनिट 5 में लीडरशिप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप कम से कम ये वाली डेफिनेशन लिखाएंगे तो आपका बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन वहां पर पड़ेगा। आपको एक एग्जामिनर बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल भी भूलिएगा मत, लिख कर आइएगा। अगर हम आगे चलें तो देखिए एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन और है कि ए लीडर इज द वन। एक लीडर वो व्यक्ति होता है, a leader is the one who knows the way, यानी कि जो अच्छे तरीकों को जानता है। who knows the way, who shows the way, जो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता है। who shows the way and he who goes the way, who goes the way। अब देखिए इसमें समझिएगा क्या चक्कर है। 3 कीवर्ड याद रखने, knows, शोज और गोज। एक ऐसा व्यक्ति जो सही तरीकों को जानता है, सही तरीकों को लोगों को दिखाता है और खुद भी सही रास्ते पर चलता है। तो ये दोनों डेफिनेशन है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं लिटरेरी मीनिंग में लीडरशिप की क्या डेफिनेशन है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो लीडरशिप एक सेट ऑफ क्वालिटीज है जो बहुत सारे एफर्ट्स से क्रिएट की जाती है। ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है ये जो आपको बाय बर्थ मिली हो, जो आपको विरासत में, इनहेरिटेड माने विरासत में बाय बर्थ मिली हो। इनहेरिटेड नहीं याद रख पाते हैं तो आप ये वाला याद रखिएगा, बाय बर्थ। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटीज का सेट है, एक ऐसी क्वालिटीज का मतलब पूरा ग्रुप है जहां पर जो क्वालिटीज हमने बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से क्रिएट करी है। ये हमें जन्मजात मिलने वाली क्वालिटीज नहीं है। अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि लीडरशिप एक व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंस है, स्किल है, यानी उसकी एबिलिटी है। अगर नहीं याद रहे तो एबिलिटी लिख लीजिएगा, कैपेबिलिटी लिख दीजिएगा, जो उसे कैपेबल बनाती है टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम लेने के योग्य बनाती है। अब देखिए आपको खुद काम करना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप दूसरों से कितना सक्सेसफुली काम ले पाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के काम आती है, लेकिन पॉजिटिव वे में। यानी इस तरह से आप इन्फ्लुएंस नहीं करते कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पावर है, बल्कि लोगों को अच्छे काम करके कि देखो मैं भी इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस होते हैं। लोगों को गाइड करने के काम आती है, लोगों को टीम को लीड करने के काम आती है। किस काम के लिए, कि बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट निकल कर आए। आउटकम याद ना रहे तो रिजल्ट लिख लीजिएगा। लोगों को इंस्पायर करने के काम आती है, मोटिवेट करने के काम आती है। टू शो देम ए राइट पाथ, है ना, ये जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, टू शो देम ए राइट पाथ, राइट पाथ दिखाने के काम आती है। काउंसिल करने के काम आती है ना, क्या करने के काम आती है, काउंसिल करने के काम आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब लीडरशिप इज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इज नॉट ऑल अबाउट टू पास ऑर्डर। लीडरशिप का मतलब ऑर्डर पास करना नहीं है, बट टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, लेकिन दूसरों से काम निकलवाना है। कैसे काम निकलवाना है, उनको पावर दिखाकर नहीं, ऑर्डर दिखाकर नहीं, बल्कि बाय इन्फ्लुएंसिंग देम, उनको
माफ कीजिएगा, उनको प्रभावित करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके और उनमें एक एनर्जी और स्पार्क डालकर, ताकि वो काम कर सकें। एक लीडर बनने के लिए बहुत सारे नंबर की क्वालिटीज, बहुत सारी मात्रा में क्वालिटीज चाहिए होती हैं। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब क्वालिटीज हमारी लगभग 5 या 6 हैं, इस तरह से उनको चार्ट में बनाकर लिख लीजिएगा। एम्पैथी। अब देखिए, अगर हम एम्पैथी के बारे में बात करें तो अब मैं एक दोबारा से डेफिनेशन देना चाहूंगी। एम्पैथी का मतलब होता है योर पेन माई पेन। एम्पैथी क्या कहती है? एम्पैथी सेज योर पेन माई पेन, यानी कि आपका दर्द मेरा दर्द। बहुत आसान डेफिनेशन है ना? आप इसे बॉक्स में लिखिएगा। एम्पैथी का मतलब है कि योर पेन माई पेन, यानी कि आप अपने पेन को जिस तरह से फील करते हैं, आप दूसरे के पेन को भी उतनी ही ग्रेविटी के साथ, उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ एक्सप्रेस मतलब फील कर सकें। ये हमारी एम्पैथी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी टू जज टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, या फिर टू रेस्पेक्ट अदर्स द वे यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। अगर हम एक और डेफिनेशन का जिक्र करें तो एम्पैथी क्या कहती है? एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी मीन्स लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अदर्स। लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के कानों से सुनना। ठीक है? सीइंग विद द आईज ऑफ अदर्स। सीइंग विद द आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की आंखों से देखना। सीइंग विद द आईज ऑफ अदर्स। एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अदर्स। फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अदर्स। तो 3 कीवर्ड याद रखिएगा, विद द हार्ट ऑफ अदर्स। तो समझ में आ गया होगा। लिसनिंग, हमें दूसरों के लिसन कहाँ करना है? वी हैव टू लिसन विद द ईयर्स ऑफ अदर्स। सीइंग दूसरों की आंखों से करना है, और फीलिंग दूसरों के हार्ट से करना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो एक लीडर का यही काम है कि वो दूसरों के दर्द को उतने ही सेंसिटिविटी के साथ फील करे जितना दर्द वो अपना फैमिली मेंबर्स का फील करता है, जितनी ग्रेविटी के साथ वो अपने लोगों को जज करता है, डील करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या रोल है, क्या एम्पैथी का मतलब है। अब एम्पैथी का मतलब है ऑल अबाउट टू जज अदर्स एज वी जज आवरसेल्व्स, टू ट्रीट अदर्स एज वी ट्रीट आवरसेल्व्स, एंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अदर्स एज वी रिस्पेक्ट आवर डिग्निटी। लोगों को उसी तरह से जज करना जैसे हम खुद को जज करते हैं, है ना? लोगों को ट्रीट उसी तरह से करना जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं। दूसरों की डिग्निटी की उसी तरह से रिस्पेक्ट करना जैसे हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। तो जो एक एम्पैथेटिक लीडर होता है वो क्या करता है? नो एंड अंडरस्टैंड द पेन एंड प्रॉब्लम ऑफ हिज टीममेट। अपने टीममेट की पेन और प्रॉब्लम को जानता भी है और समझता भी है। ट्रीट दैम एज फैमिली, फैमिली की तरह उन्हें ट्रीट करता है। लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, उनकी प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को कैसे सुनता है? बहुत पेशेंटली सुनता है, अटेंटिवली सुनता है, कामली सुनता है, बिना एग्रेसिव हुए, बिना उग्र हुए, बिना गुस्सा दिखाए, बहुत कामली, कूलली, पेशेंटली सुनता है और उनको एक सजेशन भी देता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको कुछ ना याद रहे तो आप ये लिखिएगा कि ही शुड बी सेंसिटिव टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ हिज टीम मेंबर्स। वो अपने टीम मेंबर्स के पेन और प्लेजर दोनों को लेकर बहुत संवेदनशील होता है, बहुत केयरिंग होता है। ठीक है? तो ये सारे गुण होते हैं। अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी नीड नो रूल। इंटीग्रिटी में ये डेफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा। इंटीग्रिटी नीड्स नो रूल, यानी कि आप अगर इंटीग्रिटी से पूरे हैं तो आपके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल में रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है ना? तो देखिए, लीडर को तो, अगर वो लीडर खुद ही सेल्फ कंट्रोल में नहीं होगा, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होगा उसका, तो वो लोगों को कैसे इंस्पायर कर पाएगा? तो इंटीग्रिटी जो है उसको हमने फाउंडेशन कहा है अच्छी लीडरशिप की। इंटीग्रिटी का मतलब है एक अच्छा लीडर मस्ट स्टैंड फॉर वंस बिलीफ्स नो मैटर हाउ हार्ड, टफ, अनमैनेजेबल एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में बी। एक इंटीग्रेटेड लीडर जो होता है, इंटीग्रिटी से भरा हुआ जो लीडर होता है, उसको अपने विश्वासों में पर खड़ा रहना होता है, चाहे कितनी भी हार्ड, टफ, अनमैनेजेबल, अनफेवरेबल कंडीशन क्यों ना आ जाए, वो अपने बिलीफ से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज हिज बिलीफ्स। जैसे एग्जाम्पल देती हूं, अगर आप एक शहर के डीएम हैं
तो आपको एक धमकी आती है कि मैं इस स्कूल को बम से उड़ा दूंगा, अदरवाइज आप मुझे इतना ब्राइब दे दो, इतनी रिश्वत दे दो। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड हैं, आप अपने जो आइडियल्स हैं, विश्वास हैं, आपके जो आदर्श हैं, उनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और बल्कि क्या करेंगे, आइडियल्स से कॉम्प्रोमाइज ना करके एक मिडवे निकालेंगे, ताकि आतंकवादी भी परास्त हो जाए और आपकी जनता भी सुरक्षित रहे। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ऑनेस्ट होता है, ये तो देखिए आप सभी लिख लेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत लॉयल होता है, ट्रुथफुल होता है, वो कभी लाई नहीं करता, झूठ नहीं बोलता वो कभी, है ना। डेडिकेटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। मान लीजिए उसे कोई नहीं भी देख रहा है तो भी उसको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, उसे पता है कब कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, और समय का पाबंद यानी पंक्चुअल होता है, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता है। एडहर टू वंस आइडियल्स, ऐसे व्यक्ति अपने आइडियल्स यानी आदर्शों पर चिपका रहता है, उन पर उनसे कंप्रोमाइज नहीं करता है। विदाउट हैविंग इंटीग्रिटी यू कांट एक्सपेक्ट योर फॉलोअर्स टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप अपने फॉलोअर्स से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए ट्रू रहेंगे या ऑनेस्ट रहेंगे, राइट। तो ये इंटीग्रिटी का रोल है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख दीजिएगा कि कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। अब देखिए, अगर आप अपने टीममेट से बात नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन अराइज होंगे, है ना। तो क्लैरिटी लाने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन को हमने लाइफ ब्लड बोला है। जैसे इंटीग्रिटी को फाउंडेशन बोला था, ऐसे ही कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है सक्सेसफुल लीडर का। अब एक लीडर को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये अलग से भी कम्युनिकेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग से भी आ सकता है 7 मार्क्स में, कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ए गुड लीडर। और यहां पर भी आएगा, यहां आएगा तो 3-4 पॉइंट लिख देना, वहां आएगा तो 6-7 लिख देना। तो कम्युनिकेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको कैसे कम्युनिकेशन यहां पर करना है कि आप अपने कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर्स से करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे ताकि आप उनसे कनेक्ट रह सकें, 24/7 उनसे कनेक्टिविटी रख सकें। यानी अगर आपके बंदों को, आपके टीम को आपकी जरूरत रात को भी आन पड़ती है 12 बजे, तो आप उनका फोन अटेंड करेंगे और उनको सोल्यूशन देंगे, या उनसे कहेंगे मैं कल बात करता हूं। वो क्यों कम्युनिकेट करता है एक लीडर? अपने लोगों को सोल्यूशन देने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है ना। और वो कब करता है? उनको इंस्पायर करने के लिए करता है वो कम्युनिकेट, उनको मोटिवेट करने के लिए करता है जब उसे लगता है कि उसके टीम मेंबर्स सिक हैं, टायर्ड हैं मेंटली, या डिमोटिवेटेड हैं, या डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो जब लगे उसको कि डिसेंट्रलाइज हो रही है उसकी जनता, जब उसे लगे कि उसके टीम मेंबर्स जो हैं भटक रहे हैं, मेंटली बहुत डाइवर्टेड हैं, तो वो उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। जैसे कभी कभी, जैसे आपने देखा ना, AKTU के एग्जाम बहुत जल्दी हो गए, तो आपके टीम लीडर ने, यानी कि गेटवे क्लासेस के जो सर हैं, उन्होंने बार बार लाइव टेलीकास्ट करा, लाइव आए वो, और उन्होंने आपको मोटिवेट करा। अब क्यों करता है वो कम्युनिकेट? इसलिए करता है टू गेट टू नो द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ टीम मेंबर्स। जब वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो उसे ये कैसे पता लगेगा कि मेरे टीम मेंबर्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकवे शिकायतें हैं। तो वो उनसे टाइम टाइम पर वो 1-to-1 कम्युनिकेट करता है ताकि उसकी उन लोगों की प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस उसे पता लग सकें। वो कम्युनिकेट कब करता है? अपने टीम मेंबर्स को अपडेट करने के लिए कि भाई देखो मार्केट में ये टेक्नोलॉजी आई है, अगर आपने इसे सीख लिया तो आप और आगे जाएंगे। उन्हें ट्रेन करने के लिए करता है, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए करता है, कई बार उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कई बार वो उनको परसुएट करने के लिए भी कम्युनिकेशन करता है। तो ये सारे हमारे रोल हो गए कम्युनिकेशन के, तो काफी है अपने आप में, आप लिख देंगे। अब आता है देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पूरी टीम को लेकर कैसे चलोगे? सही बात है ना। तो देखिए बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी और आप लिख कर आना, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान है ये डेफिनेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? इज द बेस्ट आउटफिट। ये सब आउटफिट का मतलब तो समझते ही होंगे, पोशाक। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपने कितनी भी अच्छी पोशाक पहनी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बेकार है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा आउटफिट है। देखो कितनी छोटी सी हो गई। अब है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है? ब्रीड्स सक्सेस। ये भी देखिए कितनी छोटी सी हो गई। ये सक्सेस को ब्रीड करता है, ब्रीड का मतलब जन्म देता है, ठीक है। एक तो आपने सुनी होगी, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो लगभग समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया, ठीक है।
तो अब हम आते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्या पड़ती है। एक अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप में सारे फीचर होंगे, या आप इस तरह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन अच्छे से सोचता है, अच्छे से एक्ट करता है और अच्छे से रिएक्ट करता है किसी भी परिस्थिति को लेकर। उसका रिएक्शन कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होता, उसके एक्शन कभी भी बिना सोचे समझे नहीं होते, और उसकी थिंकिंग बहुत डेलिबरेटली होती है क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ही इज रेडी टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हमेशा रिस्क लेने के लिए, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहेंगे। आपको चैलेंजेस कैसे लगेंगे? आपको चैलेंजेस लगेंगे अपॉर्चुनिटी की तरह। उसके डिसीजन जो है पॉजिटिव रहते हैं और बहुत क्विकली लेता है वो डिसीजन, वो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता, बहुत प्रॉम्प्टली डिसीजन लेकर आता है, प्रॉम्प्टली डिसीजन लेता है। ही इज रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। ऐसा व्यक्ति हमेशा न्यू, क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग हटकर, डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब डिफरेंटली सोचता है ना, डिफरेंटली चीजों को खोजता है। जैसे आपको एक असाइनमेंट दिया तो आपने कॉपी ना करके बल्कि जगह जगह से उस पर खोज करी, एक्सप्लोर करा कि क्या मैं नया दूं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स हिम एबल टू मीट न्यू पीपल। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो नए नए लोगों से मिलता है और नए नए कॉन्टैक्ट चेरिश करता है, नए नए कॉन्टैक्ट बनाता है। आपको पता ही है आजकल का जमाना नए नए कॉन्टैक्ट बनाने का है। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उतने ज़्यादा आप रिच होंगे, उतने ज़्यादा आप जो है सक्सेसफुल होंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट ही वो चीज़ है जो उसे नए नए लोगों से मिलने के लिए, टू मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने के लिए उकसाती है, नए कॉन्टैक्ट बनाने के लिए वो प्रेरित करती है। He is open to communicate with his team even in tough and unfavorable tumultuous circumstances. ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी टीम से टफ, डिफिकल्ट, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में भी, टुमुल्टस कंडीशन में, टुमुल्टस कंडीशन ऐसी होती हैं, विद्रोहात्मक कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपके लोगों ने आपके ही खिलाफ जो है कॉन्टेस्ट कर दिया है, प्रोटेस्ट कर दिया है, क्या कर दिया है? प्रोटेस्ट कर दिया है, धरना दे दिया है ना। आपने देखा होगा कुछ कुछ कॉलेज के चेयरमैन जो है वो निकल कर ही नहीं आते धरने में, कुछ कुछ लोग आगे आकर बात करते हैं। तो ऐसी टफ कंडीशन में, अनफेवरेबल टाइम में वो अपनी टीम को लेकर चलता है और उनसे कम्युनिकेट करता है। ये नहीं कि आपको पता है कि मेरे टीम मेंबर परेशान है तो आपने फोन बंद करके रख दिया, फोन इधर रख दिया, पिकअप ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति टफ कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी लोगों से कम्युनिकेट करता है और इस तरह से उनका विश्वास जीतने में, उनका ट्रस्ट जीतने में कामयाब होता है। अब आता है कंसीडरेशन। देखिए कंसीडरेशन का मतलब भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसे एम्पैथी है। अगर आपको याद ना रहे तो आप एम्पैथी वाले पॉइंट को ही घुमा फिरा कर लिख दीजिएगा। कंसीडरेशन जो है, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कंसीडरेशन फॉर अदर्स इज द की टू ए हार्मोनियस लाइफ। कंसीडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये हार्मोनियस लाइफ की, यानी कि लयबद्ध लाइफ की, एक रिदमेटिकल लाइफ की है, कुंजी है। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? टू जज अदर्स एज यू योरसेल्फ वांट टू बी जज्ड। कंसीडरेशन का मतलब है दूसरों को बिल्कुल इसी तरह जज करना जैसा कि आप अपने साथ जजमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अदर्स, दूसरों की डिग्निटी को इक्वल रिस्पेक्ट देना। अगर आप, तो ये जो मतलब है ये कंसीडरेशन का है कि दूसरों के को भी इक्वल रिस्पेक्ट देना, दूसरों को अपने बराबरी का समझना। अगर कोई एक मजदूर है, आपसे कम हैसियत का, स्टेटस का व्यक्ति है, तो उसे भी आप पूरा मान सम्मान दें, है ना। ऐसा कंसीडरेट पर्सन हमेशा हेल्पफुल होता है, बहुत ही केयरिंग होता है, मानवता, ह्यूमैनिटेरियन होता है, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन होता है ना, दूसरों के दर्द को समझता है। और ऐसा व्यक्ति कभी लैग पुलिंग नहीं करता, बैक बाइटिंग नहीं करता, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सपोर्ट करता है हर पॉसिबल वे में। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, पेशेंट, काम होता है ना, लिसनर होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से, डेलिबरेटली सुनता है, इंटेलिजेंटली सुनता है, पेशेंटली सुनता है, कामली सुनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा रेडी रहता है लोगों को गाइड करने के लिए, उन्हें काउंसिल करने के लिए, उन्हें मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए। ऐसा व्यक्ति लो असर्टिवनेस का होता है, यानी उसकी जिद का लेवल जो है वो कम होता है, यानी अपनी बातों पर अड़ियल कम होता है वो, है ना, अड़ियल कम होता है, बल्कि हाई एक्सप्रेसिवनेस, बल्कि ज्यादा अभिव्यक्ति करता है, यानी खुलकर सामने आकर लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। ही इज ए मैन ऑफ जस्ट एंड इक्वलिटी। ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है, लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार करता है, इक्वलिटी देता है लोगों को, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि वो दूसरों की डिग्निटी को भी इक्वल रिस्पेक्ट देता है। तो ये जो है कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। अब आता है लीडरशिप स्किल का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। तो देखिए वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं।
टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, अगर आपकी लीडरशिप अच्छी स्किल्स अच्छी हैं तो आप टीम मेंबर्स को एक साथ लेकर चल पाओगे, यानी टीम स्पिरिट का संचार कर पाओगे, है ना, उनसे कोऑपरेशन के साथ डीलिंग कर पाओगे। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन टीम मेंबर्स में कम्युनिकेशन आप प्रॉपर कर पाओगे, है ना, टीम मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा पाओगे, है ना। टू इन्फ्यूज इन दैम एनर्जी एंड स्पार्क टू डू टफ टास्क, डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए उनमें एनर्जी, एंथुसियाज्म, जील, उत्साह, ये सब एनर्जी, स्पार्क, ये सब डाल पाओगे, जील, एंथुसियाज्म, कि नहीं नहीं ये काम भारी नहीं है, तुम तो बड़े आराम से कर सकते हो ये काम, है ना, ऐसे। टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, और आप ऐसा माहौल बनाओगे, उनको, अपने वर्कर्स को इतना ज़्यादा, अपने जूनियर्स को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं पॉजिटिव बनाओगे, इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक बनाओगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उनकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वो बेटर आउटकम देंगे, बेटर रिजल्ट देंगे। टीम मेंबर्स को उनके गोल और टारगेट पूरा करने में हेल्प कर पाओगे, जैसा एक अच्छा टीचर जो है वो अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाने में उनकी मदद कर पाता है। अब आता है लिसनिंग का क्या रोल है, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स, लिसनिंग का क्या रोल है और रिस्पॉन्डिंग का क्या रोल है। तो देखिए, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग इंटरकनेक्टेड है, जब आप अच्छे से सुनोगे तभी आप अच्छे से उत्तर दोगे, आप हमारी वीडियो अच्छे से देखोगे तो अच्छे से आंसर करोगे। तो लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और अगर हम बात करें लीडरशिप के लिए क्या रोल है, तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लिसनिंग की बात करें तो एक अच्छा लीडर हमेशा काम, पेशेंट, कूल और क्या कहते हैं अनप्रिजुडाइज्ड लिसनर होता है, बिना किसी प्रिजुडाइज के, बिना किसी पूर्वाग्रह के वो अपने लोगों को सुनता है, काम, पेशेंट होता है, कूल होता है, इम्पार्शियल लिसनर होता है, सबकी प्रॉब्लम को सुनता है, चाहे उसका विरोधी राइवल भी आके खड़ा हो जाए तो वो उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा। He listens to the problem and grievances of his teammates, वो अपने टीममेट की प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को सुनता है, एंड टेक आउट एवरी पॉसिबल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम को सुनकर उनका हर पॉसिबल सोल्यूशन निकाल कर देता है। एक अच्छा लीडर अपने टीममेट को उनके टफ और अनमैनेजेबल सिचुएशन में भी सुनता है, जब उसके टीममेट अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। एक अच्छा लीडर अपने क्रिटिसिज्म को भी सुनता है, बहुत पॉजिटिवली सुनता है, अगर उसकी आलोचना हो रही है तो वो पॉजिटिविटी के साथ अपने क्रिटिसिज्म को सुनेगा। एक अच्छा लीडर जो है पर्सनल प्रॉब्लम को भी सुनता है टीममेट्स की। देखिए, कई बार क्या होता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंटरकनेक्टेड हो जाती है। आपकी घर में मम्मी बीमार हैं तो आप काम नहीं कर पाओगे ना अच्छे से, तो टीममेट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से सुनता है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम कई बार प्रोफेशनल प्रोग्रेस में हिंडरेंस डालती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, रुकावट डालती हैं, बैरियर लगाती हैं। ठीक है, तो ये तो लिसनिंग का रोल है। अब रिस्पॉन्डिंग का क्या रोल है, जब हम अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक अच्छा लीडर वो है जो रिएक्ट करता है, रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेट का मतलब रेस्पॉन्ड करता है अपने टीममेट को टाइम पर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइमली रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम जाकर बताई तो 3 दिन बाद उसका सोल्यूशन नहीं देगा, बल्कि 1-2 घंटे में इमीडिएटली उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेगा। लटकाता नहीं है, बल्कि टाइमली उनको रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर यह चीज जरूरी है। आप बस कीवर्ड ध्यान से रखो, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखाना, कीवर्ड को अंडरलाइन और हाईलाइट कर देना। एक गुड लीडर शुड बी रिसेप्टिव टू द प्रॉब्लम ऑफ हिज टीममेट। एक अच्छा लीडर अपने टीममेट की प्रॉब्लम को लेकर रिसेप्टिव रहता है, यानी रिस्पॉन्ड करता है। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ हिज टीममेट्स। A good leader should be receptive to his teammates when they come to him with some tangled situation. एक अच्छा लीडर अपने टीममेट की प्रॉब्लम को तब भी सुनता है जब उसके लोग उसके पास किसी उलझी हुई कंडीशन में आते हैं, किसी टफ या अनमैनेजेबल सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। जैसे आपके लोग, मान लीजिए आपकी कोई, भगवान ना करे, कोई किसी बच्चे की बैक आ गई है, तो उसका क्लास मेंटोर उसको सुनेगा और उसको बताएगा कि ये बैक कैसे क्लियर होगी। A good leader should be receptive with appreciations with his teammates when his teammates do some outstanding performances. एक अच्छा लीडर जो है वो एप्रिसिएशन से रिस्पॉन्ड करता है, यानी अपलॉड करता है ना। अपलॉड का मतलब प्रशंसा करता है जब उसके टीममेट कुछ अलग हटकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। वो उनको अप्रेजल कर, या तो वो दे देगा
एप्रिसिएशन लेटर दे देगा, कुछ अवार्ड दे देगा, या फिर अपने ऑफिस में बुलाकर उनका कंधा थपथपाएगा, है ना। ये नहीं कि बस कर लिया तो कर लिया, अच्छा कर रहे हो तो भी सही, ना कर रहे हो तो भी सही। तो एक अच्छा लीडर एप्रिसिएशन से रिस्पॉन्ड करता है, रिसेप्टिव होता है, जब उसके टीममेट कुछ अलग हटकर कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस या अचीवमेंट या अकम्प्लिशमेंट करते हैं। A good leader should respond to his teammates even if they are approaching to him in unofficial and awkward point of time. अब देखिए, एक आपने देखे होंगे कुछ टीचर 9 to 5 के बाद एकदम गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर आपको 9 बजे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, 11 बजे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, एग्जाम टाइम में तो स्पेसिफिकली। तो एक अच्छा लीडर अपने टीममेट को कब रिस्पॉन्ड करता है? इवन जब वो उसको अनऑफिशियल और ऑकवर्ड पॉइंट ऑफ टाइम में, अनऑफिशियल टाइम में या ऑकवर्ड पॉइंट ऑफ टाइम में 12 बजे 1 बजे कभी भी कॉल करें या मैसेज करें, तो वो अगर जग रहा है तो अपनी क्षमता के अनुसार वो उन्हें ऑकवर्ड टाइम में भी और अनऑफिशियल टाइम में भी रिस्पॉन्ड करता है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन देखिए हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, वो सारे ही हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेंटल हेल्थ जो है ये 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेंटल हेल्थ में पहला आता है स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारी डेफिनेशन देना चाहते हैं। स्ट्रेस में सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखिएगा, इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, बट इट्स आवर रिएक्शन टू इट, इट्स आवर रिएक्शन टू इट। स्ट्रेस क्या है? कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस नहीं है जो हमें मारता है, बल्कि हमें स्ट्रेस को लेकर जो हमारा रिएक्शन है वो हमें उठा भी सकता है और बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। देखिए अगर आप बहुत बहादुर हैं, है ना, अगर आप सेल्फ मैनेज्ड हैं, सेल्फ कंट्रोलेबल हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास देखिए ऐसा कोई नहीं है, एक वो है ना कि बुरा समय सबका आता है, बट कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। तो अगर यही बात यहाँ पर लागू होती है कि बुरा समय तो हम सबका आता है, हम ह्यूमन बीइंग है, भगवान का भी आया था इस धरती पर। तो जब आपका बुरा समय आए तो आप अपने आप को जो है उस बुरा समय से निकालने के लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करें, और ज़्यादा पढ़ाई करें, और ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करें, और आप अगर ऐसे करेंगे तो आप बुरे समय से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बुरे समय को लेकर मानसिक रूप से परेशान हो गए तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो स्ट्रेस जो है, इट इज़ नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, बट इट्स आवर रिएक्शन टू इट। रिएक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली आप आकाश की ऊंचाइयों को छू लेंगे। बहरहाल बात करते हैं स्ट्रेस होती क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक फीलिंग है जो फिजिकल और मेंटल टेंशन की फीलिंग है। कब आती है ये? जब कोई अनड्यू डिमांड आती है हमारे ऊपर, जिसे हम डिफिकल्ट फील करते हैं, जिसे हम पूरा करने में डिफिकल्टी फील करते हैं, या जिसे हम पूरा करने में जो है ट्रिकी फील करते हैं कि इसमें तो यार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब कोई अनयूजुअल डिमांड आती है, अनड्यू डिमांड आती है, अनकॉमन डिमांड आती है, अनमैनेजेबल परिस्थितियां आती हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन आती हैं, ऐसी सिचुएशन के अराइज होने पर जो हम फिजिकली और मेंटली जो है बर्डन में आ जाते हैं, वो स्थिति स्ट्रेस है। अदर वर्ड्स में अगर कहें तो स्ट्रेस एक ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम करप्ट हो जाता है। या तो हम नर्वस सिस्टम जब करप्ट होता है तो 2 बातें होती हैं, या तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जैम हो जाती है, वी स्टॉप थिंकिंग, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता करें तो करें क्या, है ना। जैसे एग्जाम बहुत जल्दी हो गए थे तो आप बहुत स्ट्रेस में थे। या फिर हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में चले जाते हैं, हम छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेस के टाइप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क रिलेटेड, प्रोफेशनल, मतलब जो प्रोफेशनल स्ट्रेस है वो वर्क रिलेटेड में आएगा। पर्सनल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब वर्क रिलेटेड स्ट्रेस यहां से बड़ा मजे का होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में क्या होता है, कई बार जो है प्रोफेशनल डिसहार्मनी हो जाती है लाइफ में, यानी प्रोफेशनली हमारी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर अनफेवरेबल अनकॉमन सिचुएशन आती हैं। तो कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जो प्रोफेशनल स्ट्रेस को जन्म देते हैं। पहला आता है लॉन्ग एंड टायरिंग वर्किंग आवर्स। अगर हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं बहुत लंबे हैं, बहुत थकाने वाले हैं, है ना, बीच में इंटरवल नहीं है ना, विदाउट इंटरवल हैं, प्रॉपर इंटरवल्स नहीं है ना, विदाउट प्रॉपर इंटरवल्स। जैसे कई बार आपने जब एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं तो आपको बैक टू बैक लेक्चर लेने पड़ते हैं, है ना। एक्सेसिव या हैवी वर्कलोड है, आपको मान लीजिए हैवी वर्कलोड दे दिया है ना, आपके ऊपर आवश्यकता मतलब आपकी क्षमता से ज़्यादा काम डाल दिया है, काम की अधिकता है। या फिर एक होता है टारगेट प्रेशर।
मान लीजिए आपको ये कह दिया है कि इस महीने में आपको इतने का टारगेट देना है, तो उसमें तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी होती हैं डेडलाइंस, आपको कह दिया है कि ये काम शाम तक मेरी टेबल पर होकर रखा जाना चाहिए, वो काम है बहुत लंबा, तो ये जो है अनड्यू डेडलाइंस, इम्प्रॉपर डेडलाइंस लिख लीजिएगा। इम्प्रॉपर या अनमैनेजेबल डेडलाइंस, ये भी दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप जॉब को लेकर बड़ा इनसिक्योरिटी होती है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जॉब तो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है ग्रोथ की, उनकी कमी है, लैक का मतलब कमी है ना। आप जिस लेवल पर आज हैं, आप उसी लेवल पर अगले 5 साल क्या 10 साल बाद भी रहेंगे, तो उसमें देखिए स्टैग्नेशन हो जाता है, रुकावट आ जाती है, और फिर वहां पर आपका मन नहीं लगता, आप स्ट्रेस में आने लगते हैं कि यार मैं तो चाहे 5 साल काम कर लूं, 20 साल कर लूं, मैं तो इसी पोजीशन में रहूंगा। जॉब इनसिक्योरिटी में यह है कि आपको किसी दिन, मतलब आपको, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पिंक स्लिप मिल गई है, टर्मिनेशन हो गया है, या अच्छा काम करने के बाद भी कोई जॉब की गारंटी नहीं है, किसी भी दिन जॉब जा सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में तभी तो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट विद बॉस एंड सीनियर, कई कई बार क्या होता है कि जो है बॉस और सीनियर बहुत बॉसी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं अड़ियल होते हैं, है ना। तो ऐसे बॉस से, जो बॉसी है, डोमिनेटिंग है, हार्श है, रफ है, ऐसी नेचर के बॉस से जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष हो जाते हैं, डिसहार्मनी की कंडीशन में आप चले जाते हैं, तो आपका ऑफिस में मन ही नहीं लगता, है ना। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, इम्पार्शियल जजमेंट, बायस्ड जजमेंट, है ना, लैग पुलिंग हो सकती है, बैक बाइटिंग हो सकती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डालने लगती हैं। कई बार क्या होता है, पुअर वर्किंग कंडीशन हो जाती है, जैसे कि फैसिलिटीज की कमी होना, जैसे पुअर लाइटनिंग। अब जो है आपकी टेबल पर पुअर लाइटनिंग आ रही है, तो आपकी तो वैसे ही आंखें थक जाएंगी जल्दी, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी कंडीशन है, वॉशरूम साफ नहीं है, आसपास की चीजें साफ नहीं है, यानी साफ सफाई नहीं है ना। स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रही है, बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर का मतलब होता है बैड खुशबू, है ना, बैड ऑर्डर, यू है ये, ODOUR। इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, टेबल और सीट की जो हाइट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। कई बार क्लासरूम में आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से आप जो है पीठ आपकी थक जाती है। नॉन एसी केबिन आपने देखा ही होगा, जिनके कॉलेजेस में एसी केबिन्स हैं वो उनकी ज़्यादा अच्छे से मन लगता है पढ़ाई में, जिनके यहाँ एसी केबिन्स नहीं है वो तो सारे टाइम बस गर्मी और पसीना पोंछते रहते हैं, गर्मी से लड़ते रहते हैं, पढ़ाई क्या समझ में आएगी। नॉइजी और डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, कई बार ऑफिसेज में नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट होता है, पास में कोई ठेलों की आवाज आ रही है, पास में खोमचे वालों की आवाज आ रही है, या फिर पास में रेलवे ट्रैक है, बार बार रेल का आना जाना हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले इन सैलरी, वेजेस एंड रेमुनरेशन। अगर आपकी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही, इंसेंटिव आपको प्रॉपर नहीं मिल रहे, इम्प्रॉपर इंसेंटिव भी आ सकता है। जो जो आपको अच्छे लगे वो लिख दीजिएगा, और आपको हो सकता है और भी आ रहे हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर आपकी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, मेहनताना आपका समय पर नहीं मिल रहा है, रेमुनरेशन समय पर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको काम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में देखिए क्या होगा कि हमेशा आपका ध्यान जो है वो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में रहेगा। फिर आप आधे अधूरे मन से काम करेंगे, आपका मन ना तो घर में लगेगा ना ऑफिस में लगेगा, तो स्ट्रेस तो आएगा ही कहीं ना कहीं। कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि आपकी वैकेशन ही नहीं मिल पाती, आज ये है कल को ये इंपॉर्टेंट काम है, आपको वैकेशन मिलेंगी ही नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होना, अब छोटी छोटी नौकरियां हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं है, कल को घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी सारी तनख्वाह तो उसको सही कराने में ही चली जाएगी। मेडिकेयर फैसिलिटीज नहीं है, तो ये बोनस ठीक से नहीं मिलता, लैक ऑफ बोनस का मतलब है बोनस की कमी होना, इंसेंटिव की कमी होना, अप्रेजल नहीं मिलता, आप कितना भी अच्छा काम कर लें आपको कभी भी तारीफ नहीं मिलती, रिवार्ड नहीं मिलते, प्रमोशन नहीं मिलता, इंक्रीमेंट नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, फेम नहीं मिलती, है ना, तो आप स्ट्रेस में आने लगते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, कई बार आपका खुद का अगर बिजनेस है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, संकट आ सकता है और बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ये कुछ प्रोफेशनल स्ट्रेस के रीजन थे। अब आते हैं पर्सनल स्ट्रेस। पर्सनल स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे रीजन है जो हमें पर्सनली स्ट्रेस में डालते हैं। सबसे पहला, क्योंकि आप युवा हैं, आपको पता ही होगा, कई बार आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, बार बार आपको रिजेक्शन मिलता है ना, बार बार आपका रिजेक्शन होता है। क्या होता है, आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, आजकल तो ऐसा बहुत हो रहा है, रिजेक्शन हो गया आपका, ठीक है।
डिवोर्स हो गया, कई बार डिवोर्स हो जाते हैं, है ना, कई बार आपका और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब्ड है, ब्रेकअप हो गया है ना, रिजेक्शन हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो आप बहुत अच्छे से नहीं मतलब आपकी लाइफ तो देखिए पूरी बर्बाद हो जाती है। इससे ज़्यादा इसे आपसे ज़्यादा और कौन जानता होगा, ठीक है। लैक ऑफ मैरिटल प्लेजर्स, कई बार हमारी शादी तो हो गई है, हमारा लाइफ पार्टनर वैसे बाय नेचर भी ठीक है, लेकिन मैरिटल प्लेजर्स की कमी, वैवाहिक सुखों की कमी हो जाती है, यानी डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल लाइफ, हमारा पार्टनर हमें सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, वो प्लेजर नहीं दे पाता जो सेक्सुअली मिलना चाहिए। अब थर्ड आता है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कई बार हमारी एग्जामिनेशन में फेलियर हो जाती है, रिपीटेटिव फेलियर्स हो जाती हैं, हम बार बार एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम बार बार जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रुक जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे AKTU कटता ही है, आपने 70 मार्क्स 60 प्लस एक्सपेक्ट करे थे, आपके आए केवल 40, तो देखिए कितना बुरा असर पड़ता है, कई दिन तक, कई महीनों तक अगली बार भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता, होता ही है ना। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की कमी होती है, आपके पास अच्छे दोस्त नहीं होते, अच्छे मेंटोर्स नहीं होते, अच्छे गाइड नहीं होते, अच्छे शुभचिंतक वेल विशर्स नहीं होते आपके पास। या फिर अगला आता है फोर्सफुल इम्प्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स डिजायर। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपनी डिजायर को जबरदस्ती आप पर इम्प्लीमेशन का मतलब थोप देते हैं। जैसे आपका भाई, बड़ा आपका ताऊ जी का लड़का अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो आपको भी करनी है क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है। नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता, एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपनी एक्सीलेंस को प्रूव करने के लिए, यानी आप अगर छोटे कॉलेज में हैं, छोटे शहर में हैं, तो आप चाह कर भी, आपके अंदर कैपेसिटी है, कैलिबर है, लेकिन आप चाह कर भी जो है अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनली आपकी लाइफ में स्ट्रेस के कारण बनती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, देखिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कई बार आदमी अंदर ही अंदर घुलता रहता है, उसे पता भी नहीं होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर अंदर उसे कोई चीज परेशान कर रही होती है। इसमें है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कई बार आपका जो है, आप देखो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन वो खुश नहीं होते, अपने आप से ही खुश नहीं होते, है ना। उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि मैं दूसरे के सामने जाऊंगा तो दूसरा क्या सोचेगा, मैं उससे कम हूँ, मैं क्लास में सबसे कम हूँ। तो अगर आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आप बहुत अपने आप को दबा दबा महसूस करेंगे, और जब दबा दबा महसूस करेंगे तो आप अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रेस आने लगेगा धीरे धीरे। इंट्रोवर्ट नेचर का मतलब है अंतर्मुखी स्वभाव, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी बातें अपने तक ही रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शेयर नहीं करना चाहता। अब देखिए, अगर आप अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करते, तो कई बार आप अपनी प्रॉब्लम को इवन अपने मामा पापा से, अपने स्पाउस यानी अपने पार्टनर से भी शेयर नहीं कर पाते, और वो चीज़ें जब आपको बोझिल हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। और ऐसे में फिर क्या होता है कि आप धीरे धीरे एंजाइटी में आते हैं, पहले किसमें आते हैं, एंजाइटी में आते हैं, उसके बाद आप जो है स्ट्रेस में आते हैं, उसके बाद आते हैं आप डिप्रेशन में, और फाइनली आप कभी कभी इसमें सुसाइडिकल अटेम्प्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। स्टेटस प्रेशर, कई बार देखिए ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत लोअर स्टेटस के हैं और आप हायर स्टेटस के व्यक्ति के सामने बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रेमुनेशन का मतलब है कि चिंतन करना, ओवर थिंकिंग। नहीं याद हो आपको तो ओवर थिंकिंग लिख देना, क्या लिखना, ओवर थिंकिंग। कई बार हमारी आदत हो जाती है कि हम छोटी छोटी बातों को घर कर कर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ऑफिस से निकलते हैं, डांट पड़ गई, बाहर हंसते हुए निकल आए, उनको कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। कुछ एक आदमी को अगर किसी ने देख भी लिया ना टेढ़ी आंख से, तो वो सारे दिन, ये कई दिन तक ये सोचता रहेगा, यार मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। तो ओवर थिंकिंग वाले, कई बार हमें फोबिया होता है ना, किसी सर्टेन चीज से हमें फियर होता है, तो ये चीज भी हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाती है। अब आता है अगला टॉपिक, तो ये टाइप थे, अगला टॉपिक आता है अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पर स्ट्रेस का क्या अफेक्ट पड़ता है। तो देखिए स्ट्रेस बहुत फेटल है, बहुत घातक है। फेटल का मतलब रिस्की है, घातक का मतलब रिस्की है, डेंजरस है ना, हैजार्डस है बहुत। इट लीड्स टू डिप्रेशन, क्योंकि ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है। एंड इफ नॉट डेल्ट केयरफुली, है ना, अगर इसको ध्यानपूर्वक नहीं डील करा गया तो ये सुसाइडिकल अटेम्प्ट का कारण बनता है। बहुत सारे रीजंस हैं जो एक व्यक्ति को स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार बनाते हैं, यानी जो एक व्यक्ति में स्ट्रेस डालते हैं,
बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो एक व्यक्ति को स्ट्रेस में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर एक व्यक्ति, ये थोड़ा गलत हो गया है ना, हम तो बात कर रहे हैं अफेक्ट्स की। तो स्ट्रेस का अफेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल पर, अगर आप स्ट्रेस में हैं। अब देखिए जो अफेक्ट है ना, ये सिंबल्स भी हैं, अगर सिम्टम्स भी हैं, तो ये सिम्टम्स भी हैं। अब अगर आपके फ्रीक्वेंट मूड स्विंग हो रहे हैं तो आपको जज कर लेना होगा, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, फिर बहुत जल्दी जल्दी आपका मूड जो है चेंज हो रहा है। मूड स्विंग का मतलब चेंज, स्विंग नहीं याद रहा है तो चेंजेस। तो अगर आपका मूड जल्दी जल्दी स्विंग हो रहा है, अभी आप बहुत खुश थे, अभी नाराज हो रहे हैं, अभी ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, अभी ओवर जॉयस हो रहे हैं, अभी ओवर सारोफुल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो ये सिम्टम भी हुआ। और अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके मूड स्विंग बहुत होते हैं, आपको हेडेक हो जाता है, आपको थकान, फटीग का मतलब थकान हो जाती है, मेंटली आप ओवर थिंकिंग में जाने के कारण सारे दिन टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये सिम्टम भी हैं और ये अफेक्ट भी हैं। एक बहुत साइंटिफिक है कि अगर आपके जॉ पेन हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है ना, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। ठीक है। इसी तरह से हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है बार बार, तो इससे अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका हेयर फॉल भी होने लगता है ना। डल स्किन, आपकी सोचते रहते हैं ना तो स्किन में वो ब्राइटनेस नहीं आती, वो शाइन नहीं आती, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप समय से पहले एजिंग इफेक्ट आने लगते हैं, बुढ़े होने लगते हैं, पेल आइज, पीली आंखें होने लगती हैं, ओबेसिटी भी आ जाती है, मोटापा भी आ जाता है, क्योंकि आप जो है बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं। प्रॉब्लम इन सेक्स ड्राइव, इजेक्चुअल डाइसफंक्शन। इजेक्चुअल डाइसफंक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना पाते, आप बहुत जल्दी जो है डाउन हो जाते हैं, तो ये भी होता है। मास्टरबेशन, अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि उसके पास कोई और काम नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज बॉडी पार्ट्स, वो अपने बॉडी पार्ट्स से ही खेलना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, आपके फोकस्ड, आप बहुत जल्दी फोकस नहीं हो पाते, जैसे ही आप फोकस्ड होने की कोशिश करते हैं, है ना, फोकसिंग, तो वैसे ही क्या होता है कि कोई बात आपको परेशान करने लगती है एंड आप डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड। आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, एपिटाइट का मतलब भूख आपको कम लगती है, या तो आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं या अंडर ईटिंग करने लगते हैं, है ना। मतलब कभी तो आप, जैसे एक सीरियल था, बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें जब भी राम का जो किरदार था, राम का जो कैरेक्टर था, उसे जब भी टेंशन होती थी वो कप केक खाता था, है ना। अब जब आप सारे दिन कप केक खाओगे तो शुगर भी हो सकती है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, तो इसमें डायबिटीज भी हो सकती है, आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, है ना। तो ओवर ईटिंग भी हो सकती है, और कई बार आपकी सोचते सोचते जब आपको ज्यादा दर्द होता है, आपने देखा होगा जब रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता तो अंडर ईटिंग, यानी खाने का मन ही नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको कब्ज हो जाता है, क्योंकि भूख आपको रेगुलर लगती नहीं है उसके कारण से। आप एडिक्शन में जा सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, अल्कोहलिक बन सकते हैं, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है आपको, है ना। मोबाइल लेकर कोने में पड़े रहे, वो भी तो एक एडिक्शन है। अब आता है टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। इतने सारे रीजन है, मैंने फिर वही डेफिनेशन बताई थी कि इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट्स आवर रिएक्शन टू इट। या फिर स्ट्रेस इज लाइक ए एक्सीलेटर। स्ट्रेस जो है एक एक्सीलेटर का काम करता है, इट पुशेस अस बैकवर्ड और फॉरवर्ड, चॉइस इज आवर्स वेदर वी गो बैकवर्ड और वेदर वी गो फॉरवर्ड। एक एक्सीलेटर है जो हमें आगे भी ले जाता है और पीछे भी धकेलता है, चॉइस हमारी है कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन ऑफ 4 A's है जो आपको ऐसे लिखनी है, अवॉइड, ऑल्टर, इस तरह से। अवॉइड, कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना होगा, कुछ चीजों को हमें उनसे बचकर चलना होगा, जैसे अवॉइड लॉसिंग कंट्रोल ओवर आवर एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप बहुत जल्दी अपने एक्शन और रिएक्शन पर कंट्रोल करना से अवॉइड नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी में एक्शन और रिएक्शन करेंगे, बाद में उसका पछतावा आपको पूरी उम्र रहेगा। तो आपको स्ट्रांग होल्ड रखना है अपने एक्शन और रिएक्शन पर। अवॉइड लॉसिंग कंट्रोल ओवर योर पेशेंस लेवल, जो हमारा पेशेंस लेवल है उस पर कंट्रोल, यानी अपना आपा खोने से हमें रोकना है, इसकी जगह हमें कूल रहना है, काम रहना है, और हमेशा ऑलवेज बी रेडी, हमेशा हमें रेडी रहना है चैलेंजेस लेने के लिए। चैलेंजेस ही तो लाइफ है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह लेना है। बहुत आसान वाला पॉइंट है, अवॉइड बीइंग नेगेटिव, नेगेटिव बनने से रुकिए,
है ना। पॉजिटिव अप्रोच आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगी। अगर आपके पास बहुत सारा कोर्स बचा है, एग्जाम नहीं है, नेगेटिव होगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। पॉजिटिव होकर अगर आप डिसाइड करोगे कि यार पहले यूनिट 1 कर लेता हूँ और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, फिर बढ़ूंगा, यूनिट 5 बहुत छोटी है वो कर लेता हूँ, ऐसे कर करके आप कर लेंगे, है ना। तो अगर आप ये भी ना लिख पाए तो ये वाला तो देखो कितना छोटा सा पॉइंट है, इसे लिख लेना। अवॉइड बीइंग एग्रेसिव, आपको उग्र नहीं होना है, कूल रहना है ना। और अपने चांस की आने की प्रतीक्षा करनी है। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा बट आपने किसी को कॉपी में दिखा दिया, वो तो पास हो गया, आपके बड़े कम नंबर आए। तो आप अपना चांस आने की प्रतीक्षा करिए और कुछ चीजों को आपको टाइम पर छोड़ना होगा, तभी आपके साथ आप कूल रह पाएंगे। अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स हु आर डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग, हमें उन लोगों की कंपनी, उन लोगों की संगति को अवॉइड करना होगा जो डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा इरिटेट करते हैं और अनवांटेड अनयूजुअल टॉक्स करके टाइम किल करते हैं। अवॉइड सेइंग यस टू एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अच्छे परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में, भले बनने के चक्कर में, या सिंपली हम बहुत पोलाइट होते हैं तो हम किसी को मना नहीं कर पाते। लेकिन हमें क्या करना है कि हर बात, हर व्यक्ति को हर चीज के लिए यस नहीं कहना है, इसकी जगह एक पोलाइट और फर्म नो कहने की भी आदत डालनी है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स एंड असाइनमेंट। आप चीजों को अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, अगर नहीं याद रहे प्रोक्रेस्टिनेट तो पोस्टपोन लिख लीजिएगा। अगर आप चीजों को पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज का दिए हुए काम को कल के दिए हुए कल के बाद अगले दिन पर, तो आप चीजों की मुसीबतों को, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा लेते हैं। आज का सिलेबस आज ही कवर कर लोगे, आज जो टीचर ने पढ़ाया है वो आज ही घर जाकर रिवाइज कर लोगे, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। एक हफ्ते बाद करोगे तो सारी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, अवॉइड किलिंग टाइम इन अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज। अगर हम अपने टाइम को अननेसेसरी एक्टिविटीज में, अनप्रोडक्टिव टाइम में किल करेंगे तो बहुत सारा टाइम खत्म हो जाएगा और फिर काम हम नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू अवॉइड किलिंग टाइम इन अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी अनयूजुअल एक्टिविटीज, जैसे फोन छूना, है ना, घूमना फिरना बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सेप्ट, अब कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो इस समाज में जहां हम रहते हैं, एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर, लोग जैसे हैं उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। देखिए हर किसी को आप बदल नहीं सकते, है ना, तो आपको उन जैसे जो लोग हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करने की आदत डालनी है। और ऐसा कब होगा, जब आप उनको फॉरगिव करने की, यानी क्षमा करने के आदी हो जाएंगे। आपके लिए क्षमा करना कोई बड़ा काम नहीं रहेगा, तो क्षमा करना सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है लोगों को फॉरगिव करने का। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर, इतना लिख लो, फॉरगिविंग ये याद कर लो। एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज दे कम टू यू, ये जितने भी मैं यहाँ पर जितना ये अंडरलाइन कर रही हूँ या राउंड कर रही हूँ, वो कीवर्ड है, उन्हें नोट कर लो अपनी डायरी में, उनके हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड कर लेना। चैलेंजेस जो आते हैं, देखिए चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, आप ये मानते होंगे। अगर वो व्यक्ति ही क्या, भगवान भी इस धरती पर आए मनुष्य बनकर, तो चैलेंजेस आए उनके पास भी, तो हमें चैलेंजेस को स्वीकार कर लेना चाहिए माफ कीजिएगा। और इंटेलिजेंट बनना है, ब्रेव बनना है, विट्टी बनना है, इनोवेटिव बनना है, क्रिएटिव बनना है, फर्म माइंडेड बनना है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी है, एक मजबूत प्लानिंग बनानी है अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उनसे उबरने के लिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस एंड वर्क ओवर दीज। हम में से हर व्यक्ति की कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो बेहतर है कि हम अपनी वीकनेसेस को स्वीकार कर लें और उनको वर्क करें, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करें। एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड मिस्टेक, अपने फेलियर्स और मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें छिपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है, बल्कि अपनी फेलियर्स से एक लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। अब कुछ चीजों को हमें ऑल्टर करना होता है। ऑल्टर ये वही वाला है जो हम अपनी ड्रेस ऑल्टर कराने जाते हैं ना टेलर के पास, तो ऑल्टर का मतलब बदलना। अब देखिए, ऑल्टर अनफेवरेबल एंड अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेज इनटू फेवरेबल वंस। कैसे, जो आपकी लाइफ में अनमैनेजेबल चीजें आए, अनफेवरेबल चीजें आए, उन्हें फेवरेबल में बदल लो, है ना। आपदा को मतलब विपदा को आपदा में बदल लो, आपदा में विपदा में आपदा के अवसर, है ना। तो अनमैनेजेबल अनफेवरेबल चीजों को फेवरेबल में बदलना है। कैसे, अपनी बुद्धिमानी लगाकर, इंटेलिजेंसी लगाकर, करेज लगाकर, इनोवेशन लगाकर, क्रिएटिविटी लगाकर, हर चीज। देखिए प्रॉब्लम कम्स बट विद इट्स सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन भी छिपा होता है। तो आप
हमें करना क्या है कि हम प्रॉब्लम पर फोकस ना करें, उसके सोल्यूशन को सोचें। ये प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन को इधर इतने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कोई ना कोई काम कर जाएगा आपका। ये वाला रास्ता काम कर गया, लो जी, हो गई खत्म प्रॉब्लम। ऑल्टर योर सेल्फ टू, कई बार हमें खुद को भी बदलने की जरूरत है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए जो हमारे पास है। क्योंकि डू इन रोम एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, ये वाली अप्रोच यहां पर काम करती है। एक ये बहुत अच्छा है, ऑल्टर योर आई अप्रोच। अपनी आई अप्रोच को बदलो, कि आई अप्रोच में क्या होता है, ईगो वाली अप्रोच, कि केवल मैं ही कर सकता हूं, देखो ये काम, आज मैं अगर कॉलेज छोड़ दूं तो बच्चे तो फेल हो जाएंगे। तो ये वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि यू अप्रोच, यानी सबको साथ लेने की अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके अंदर यू अप्रोच होगी तो टीम स्पिरिट आपके अंदर आएगी, हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके अंदर ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, फिर आपसे कोई ईर्ष्या ही नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसा कोई रीजन ही नहीं दे रहे हैं जिससे लोग ईर्ष्या करें। इमोशनल आउटबर्स्ट को भी हमें रोकना है, चेंज करना है। यानी कई लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी वो थक जाते हैं, बहुत जल्दी मेंटली परास्त हो जाते हैं, मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, कई बार बहुत जल्दी वो है गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो हमें इमोशनल आउटबर्स्ट को चेंज करके क्या लाना है, इमोशनल इंटेलिजेंसी लानी है, प्रोफेशनली मैच्योरिटी लानी है। क्योंकि देखिए, बाहर की दुनिया में कोई भी आपके दर्द का एहसास नहीं करेगा, कोई आपका गुस्सा झेलने के लिए नहीं बैठा है, कोई, आप तो वो तो वेट कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जो हम शिवानी अग्रवाल को गिराएं, कोई ऐसा पॉइंट मिले जो हम अमन श्रीवास्तव को गिराएं। तो ये आपके अंदर प्रोफेशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं दिखाना है। चौथा हमारा लास्ट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब है ढालना। तो देखिए, अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी आर्ट है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अडेप्ट योर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट यू आर इन, वही बात आ गई, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करिए जिस एनवायरनमेंट में आप हैं। अडेप्ट ए लिस्ट ऑफ हैप्पी पीपुल, हैप्पी पीपुल की एक लिस्ट बना लो। आपकी डायरेक्टरी में या आपकी फोन बुक में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके वेलविशर होंगे, सच में होंगे। हैप्पी रिसोर्सेज, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी, जहां जाकर आप खुश होते होंगे, जैसे नेचर के साथ बैठ सकते हैं आप, है ना, नहा सकते हैं बहुत देर तक, या बुक्स पढ़ सकते हैं। तो हैप्पी रिसोर्सेज की, हैप्पी पीपुल की एक लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। उन सब बातों के बारे में सोचो दैट कैन मेक अस हैप्पी एंड चीयरफुल, जो हमें हैप्पी और चीयरफुल बनाती हैं। तो जब आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल लगे तो आप किसी सीनियर से बात कर लो, किसी दोस्त से बात कर लो, किसी दोस्त को मिलने बुला लो, उसके साथ थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड कर लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, है ना, व्यायाम एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो। अडेप्ट ए मूल मंत्र, एक मूल मंत्र भी हमें अपनी लाइफ में डालना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा कोई मूल मंत्र आप लेकर चलो। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सोल्यूशन, मुझे तो ये सबसे ज्यादा पसंद है। प्रॉब्लम आती है बट अपने सोल्यूशन के साथ, ऑल इज वेल, जैसे कि 3 इडियट्स में था। अब आता है इसके अलावा, ये तो टेक्निक्स थी स्पेसिफिकली, इसके अलावा कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें स्ट्रेस से दूर रखेंगे, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना, रिलीजियस लिटरेचर पढ़ना, गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, है ना, बाइबल। बिलीव इन डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन में विश्वास रखो कि एक्शन इज योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। इस आइडियल में, इस सिद्धांत में, इसका मतलब है सिद्धांत, डॉक्ट्राइन का मतलब है सिद्धांत, इस सिद्धांत में विश्वास रखो कि एक्शन करना हमारा काम है, रिवार्ड थोड़ी ना हमारा उद्देश्य है। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा, अध्यात्म को थोड़ा फॉलो करो। एक हॉबी आप बना सकते हैं, हॉबी आपको रेजुविनेट रखेगी, आपके अंदर पैशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन लाएगी और आपके माइंड को डाइवर्ट करेगी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। कुछ क्वालिटी टाइम लो अपने लिए भी, अपने आप को ग्रूम करो, है ना, इससे क्या होगा, थोड़ी एनर्जी आएगी। आप नए, मतलब अपने, अगर हेयर स्टाइल आपके इस तरह के हैं तो कुछ अलग चेंज करके देखो, कुछ अलग तरह से अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपने स्किन केयर कर सकते हैं, हेयर केयर कर सकते हैं, अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी मूवीज देख सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में क्या होता है कि जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई जगहों को देखते हो, तो ये आपके माइंड को फ्रेश करता है। कुछ क्वालिटी टाइम अपने फैमिली और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी गुजारना बहुत अच्छा है। अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर करो, वो जरूर आपको एक सोल्यूशन देंगे। फैमिली आपको कभी भी गलत राय नहीं देगी, है ना। सेट ए गोल इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में एक गोल बना लो, बल्कि गोल तो देखिए लाइफ में यहां बनाने की बात कर रहे हैं। सेट ए गोल फॉर नेक्स्ट डे, एवरी नेक्स्ट डे, आज रात को सोने से पहले हर आने वाले दिन का छोटा छोटा सा गोल बना लो कि कल को मुझे ये काम करने हैं। अगर नहीं कर पाओ तो वो उस काम को अब आते समय जब रात आए तो उस काम को देखो कि अरे ये क्यों नहीं कर पाया, है ना।
सेटल डाउन योर ओन डेडलाइन, अपनी खुद की डेडलाइन बना लो, समय सीमा बना लो, है ना, और अपने गोल को ब्रिक बाय ब्रिक यानी वन बाय वन, हिट बिट बाय बिट जो है अचीव करो। ब्रिक बाय ब्रिक, बिट बाय बिट उनको अचीव करो। ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब एक एक करके। कुछ मोटिवेशनल लिटरेचर अभी हमने बताया था, कुछ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में हमें ग्रेट पर्सनालिटी की स्ट्रगलिंग स्टोरीज मिलती हैं और हमें पता चलता है कि देखो कैसे उनकी लाइफ में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई और वो उनको ओवरकम करते हुए आज यहां तक पहुंचे। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने में आपको स्ट्रेस फ्री होने में बहुत 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 सुकून मिलता है। नेचर आपको बहुत हील करती है, मेंटली भी, फिजिकली भी, मॉरली भी, है ना, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से। तो नेचर के साथ बैठो थोड़ी देर, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, है ना, स्पोर्ट्समैन बनो, है ना। इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। स्पोर्ट्स की क्या खासियत है, ये हमें फिजिकली ही फिट नहीं बनाती बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी फिट बनाती है। एक आप ना डायरीज लिखना शुरू कर दो और अपना हर चीज पोर आउट का मतलब उंडेलना, अपना दर्द, अपनी खुशी, सारी चीजें जो है डायरी में लिखो। पोएट्री लिख सकते हो, पोएट्री लिख सकते हो, स्टोरीज लिख सकते हो। इससे आपके दर्द जो हैं पोएट्री में आ जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस पोएट्री में आ जाएंगे। इससे आपकी टेंशन को, लेसन का मतलब कम, लेस से बनाए, लेस का मतलब कम करना और लेसन का मतलब कम करना। लेस का मतलब कम और लेसन का मतलब कम करना। से थैंक यू टू ऑलमाइटी फॉर ऑल दैट यू हैव। ऑलमाइटी से, ऊपर वाले से हर उस चीज का शुक्राना अदा करो जो आपके पास है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के बेस्ट वर्जन बनो। कंपीट विद योर सेल्फ, अपनी प्रतियोगिता खुद से करो, अपने आप से प्रतिस्पर्धा रखो और अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बी एन अर्ली बर्ड, एक अर्ली बर्ड बनने की जरूरत है। डू नॉट बी नाइट आउल, डोंट बी नाइट आउल। देखिए जब हम जो है क्या करते हैं, बहुत रात तक सोते हैं ना और सुबह बहुत देर में उठते हैं, तो हमें सुबह की वाइब्स नहीं मिल पाती हैं। तो हमें क्या करना है कि टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। सुबह 5 बजे तो हर हालत में उठ ही जाना है। और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो जितना जल्दी उठोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस में जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में जाना है। खुद को झांक कर देखना है कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या आप स्ट्रेंथ है जिनका यूज करके आप आगे जा सकते हो, है ना। हो सकता है आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखा ही ना हो और आप उसके बदले में उसके सपोर्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑर्गेनाइज सम सोशल एंड रिलीजियस गैदरिंग, कुछ सोशल और रिलीजियस गैदरिंग भी आपको करनी है, जैसे टी पार्टी आप कर सकते हो, किटी पार्टी कर सकते हो, सामूहिक प्रेयर, मास प्रेयर का मतलब सामूहिक प्रेयर कर सकते हो, कुछ क्लब ज्वाइन कर सकते हो, है ना। हेल्प द पुअर एंड द नीडी, गरीब लोगों की, नीडी लोगों की हेल्प करने की आदत डालो, इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनमें बहुत एनर्जी होती है। एक रिसर्च में, ये आपका फेवरेट आ गया, एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि चॉकलेट और बनाना खाने से भी जो है स्ट्रेस फ्री होने में सहायता मिलती है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे। अब आता है मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। मेंटल स्ट्रेस का मतलब है इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली वेल बीइंग में होना। ऐसे लिख दीजिएगा, इमोशनली वेल बीइंग में होना, सोशली वेल बीइंग में होना और साइकोलॉजिकली वेल बीइंग में होना, यानी सलामती के साथ होना, फिट होना। अगर वेल बीइंग का मतलब नहीं आ रहा तो फिट होना। अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो उसका प्रभाव पड़ता है किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम फील करते हैं और किस तरह से हम एक्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ ही वो चीज़ है जो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि किस तरह से हम स्ट्रेस को हैंडल करेंगे और किस तरह से खुद को खुश बनाएंगे। अब आता है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल स्ट्रेस को, वर्क प्लेस का मतलब प्रोफेशनल स्ट्रेस को हैंडल कैसे करा जाए। तो देखिए, एक तो हम्बल और पोलाइट बनना है उन लोगों के साथ भी जो डिस्टर्बिंग है, जो लैग पुलिंग कर रहे हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर आप हर परिस्थिति में जो आपको एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप हर परिस्थिति में उनके साथ हम्बल बनेंगे, पोलाइट बनेंगे, तो एक बार को वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार मैं तो शिवानी को इतना तंग करता हूँ या करती हूँ, फिर भी ये तो हम्बल ही बनी रहती है। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना, बल्कि उन लोगों के साथ स्पेशली जो डिस्टर्ब करने वाले हैं, जो आपकी टांग खिंचाई करने वाले हैं, उनके साथ हम्बल बनना है, पोलाइट बनना है। दूसरा हमारा पॉइंट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, अपने वर्क की क्वालिटी को इंप्रूव कर लो। तीसरा पॉइंट हमारा है ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स डिस्कार्ड, वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो, झपट लो
जो अपॉर्चुनिटीज दूसरे लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है, मना कर दिया है। जैसे किसी काम को अगर सबने मना कर दिया है, आप वो काम ले लो, फिर देखो आप कैसे हाईलाइट हो गए लोगों के उसमें। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा है सबमिट द असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम। जो भी असाइनमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी मिली है, उसे समय से पूरा, पहले डेडलाइन से पहले पूरा करके दे दो। और वो भी कैसे? क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव होकर और डिफरेंट करके दो। डिफरेंट रहो एंड बी डिफरेंट, बी आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, बी आउट ऑफ द बॉक्स वाइल डूइंग असाइनमेंट। तो जब आपका असाइनमेंट लोगों से बहुत कई गुना अच्छा होगा, बहुत डिफरेंट होगा, तो आपको कौन पछाड़ सकता है? काम ही बोलता है ना, वर्क ऑलवेज पे ऑफ। अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग। जो डिस्टर्बिंग है, इरिटेटिंग है, उनकी संगति को अवॉइड करो। जो लगाते बुझाते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। डू नॉट पे अटेंशन टू वॉट अदर्स से। लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान ना दो। गाना भी है जो बहुत पहले ही बन गया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप लोगों के कहने पर ज्यादा मत जाओ, ठीक है, बल्कि अपने काम पर फोकस्ड रहो। बी फोकस्ड, बी सेंट्रलाइज्ड, है ना, बी फोकस्ड। कई बार आपको डिफोकस करने के लिए ही लोग आपको जो है उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। एक आई एटीट्यूड को अगर हटा दोगे, अवॉइड वाले पॉइंट में भी हमने लिखवाया था, तो इसकी जगह अगर यू एटीट्यूड लाओगे तो टीम स्पिरिट आएगी। और टीम स्पिरिट का मतलब है कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर होगा, यानी हारमोनियस एटमॉस्फेयर होगा। फिर आपकी टांग खिंचाई करेगा ही नहीं कोई, आप तो सबको ही मदद कर रहे हो ना। फॉलो द डॉक्ट्राइन। इस सिद्धांत पर विश्वास करो कि एक्शन इज आवर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट आवर कंसर्न। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। अच्छा, नेकी कर और दरिया में डाल। या फिर एक्शन हमारा काम कर, गीता में कहा है कि कर्तव्य हमारी ड्यूटी है, और रिवार्ड की चिंता करना, फल की इच्छा करना हमारा चिंता नहीं है, भगवान अपने आप देखता है। अपडेट, अपग्रेड, अप स्किल योर स्किल्स। अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। यहां पर क्या लिख सकते हैं? अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, अप स्किल करना है, ठीक है, बस इतना लिख देना। अपडेट, अप स्किल एंड अपग्रेड, अपग्रेड, अपडेट एंड अप स्किल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इम्पार्शियल बनना है, अनप्रेजुडाइज्ड बनना है, अनबायस्ड बनना है। किसी के साथ पार्शियलिटी खुद भी नहीं करनी, लोगों को भी नहीं करने देनी। फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी बनेगी। तो मुझे लगता है आपको यूनिट अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जाने से पहले फिर लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं। एक तो देखिए लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस और एप्लीकेशन ऑफ 4 एज, ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।